वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के प्रैक्टिस सेट में लेक्चर नंबर 5 के बारे में। यह वीडियो जो है हमारा आधारित है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको बताना है कि वह कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है कुशीनगर। कुशीनगर वह जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इसके अलावा यहाँ पे बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी ये जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के वह नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इस प्रश्न को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इसके अन्य पहलुओं के बारे में। तो हमारे सामने उत्तर प्रदेश का मैप है और इस मैप से जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के वे कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, और चूंकि हम जानते हैं कि नेपाल जो है वह हमारा पड़ोसी देश है, तो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वह केवल और केवल नेपाल की लगती है। किसकी लगती है? नेपाल की लगती है। तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, यहां पे बहराइच है, ये देख सकते हैं, ये जो है बहराइच की सीमा है 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6 और ये महाराजगंज 7। तो इस तरीके से अगर हम लोग पीलीभीत से स्टार्ट करें, ठीक है, तो पीलीभीत से लेकर महाराजगंज ये 7 जिले जो हैं वह नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि कभी कभी कमीशन इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक, कि आप जो नेपाल के साथ जिले जो अपनी सीमा साझा करते हैं उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखना है कि नॉर्थ और साउथ की पोजीशन क्या है किन जिलों की, इस तरीके से। ठीक है, अब इस मैप के साथ एक और इंफॉर्मेशन हम लोग जो है वो जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ वे कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इधर देख लीजिए, यहां पे अगर हम लोग ईस्ट में देखें तो ईस्ट में बिहार 1, फिर झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, ठीक, इधर है मध्य प्रदेश 4, फिर मध्य प्रदेश के बाद इधर आ जाइए आप राजस्थान 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 5, ठीक, हरियाणा 6, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश, ये देखिए थोड़ा सा बाउंड्री जो है वो शेयर होती है हिमाचल प्रदेश की भी, और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा जिस जिले की साझा होती है उत्तर प्रदेश की वो है सहारनपुर। तो हिमाचल प्रदेश 7 और उत्तराखंड 8। इस तरीके से 8 मुख्य जिले हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ लें और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, ठीक है, अगर हम दिल्ली को कंसीडर कर लें तो इस प्रकार टोटल राज्यों की संख्या हो जाती है 9। मतलब कि 8 मुख्य राज्य और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल राज्यों की संख्या हो जाती है 9 जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है केवल और केवल एक देश के साथ लगती है, वो है नेपाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑलमोस्ट द एंटायर एरिया ऑफ प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वाज separated from बंगाल प्रेसिडेंसी एंड प्लेस्ड अंडर आगरा प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो आपको वह वर्ष बताना है। तो ये होता है 1833 में। कब? 1833 में। एक्चुअली 1833 से पहले अपना जो उत्तर प्रदेश है वह बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, और
और वहां के जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन ये काम करता था, ठीक है। लेकिन 1833 में बंगाल प्रेसिडेंसी से उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया जाता है और आगरा प्रेसिडेंसी और उसका एक स्पेशल जो गवर्नर जो है वो नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, 1833 का वह वर्ष होता है जब बंगाल प्रेसिडेंसी से उत्तर प्रदेश जो है आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है और साथ में एक स्पेशल गवर्नर की भी नियुक्ति की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द एरिया अंडर द ट्यूबवेल इरिगेशन इज द हाईएस्ट। तो निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो ट्यूबवेल से सिंचाई करने के मामले में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह पहले नंबर पे है, ठीक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का स्थान ट्यूबवेल के द्वारा सिंचित क्षेत्र में पहले स्थान पे है और यह परसेंटेज लगभग 75% के पास में है, ठीक है, लगभग 75%। अगला प्रश्न यह है कि which of the following is not correctly matched। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है मिसमैच है। तो एक तरफ दिया गया है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर, उस समय इनका नाम, ठीक है, और वर्तमान अवस्थिति, ठीक है, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक। तो एक तरीके से ये जो प्रश्न है, जो हमारे वर्तमान जो जिले हैं उनका पूर्ववर्ती नाम क्या हुआ करता था, पहले क्या नाम हुआ करता था, इस तरीके से आपको मैच करना है, ठीक। तो कोइल कोइल जो है आज की डेट में अलीगढ़ के जो आसपास वाला क्षेत्र है या अलीगढ़ जो है कोइल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। महोत्सव नगर, महोबा, ये भी मैच है, ठीक है। पहले महोबा जो है वो महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता था। महोदय श्री, कन्नौज को जो है महोदय श्री के नाम से जो है जाना जाता था, ठीक। अब जो डी ऑप्शन है जिजाक भुक्ति, ठीक है, जो जिजाक भुक्ति है वह कौशाम्बी वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है। जो जिजाक भुक्ति है, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वह जिजाक भुक्ति क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र, ये जो है वो कौशाम्बी नहीं है, ये है बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये है जिजाक भुक्ति, ना कि कौशाम्बी है। तो इस प्रकार जो मिसमैच है, ठीक है, जो सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यह है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध दिए गए ऑप्शन में जो ये टाइम पीरियड बताया जा रहा है वो है राजा चेत सिंह। कौन, राजा चेत सिंह। ये कहानी होती क्या है, एक्चुअली ये जो विद्रोह होता है यह 1780-81 की ये घटना है, ठीक है, 1780-81 की। एक्चुअली में होता क्या है कि 1778 के आसपास, कब, 1778 के आसपास, ठीक, जो वारेन हेस्टिंग्स है वह राजा चेत सिंह जो कि बनारस के राजा होते हैं, इनके ऊपर युद्ध कर आरोपित करता है। क्या करता है, युद्ध कर, ठीक है। तो युद्ध कर मतलब कि वार टैक्स, ठीक, वार टैक्स जो इंपोज करता है बनारस के राजा चेत सिंह के ऊपर, और राजा चेत सिंह यह टैक्स देने से मना कर देते हैं, ठीक है। अब इस एवज में होता क्या है कि इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको, बनारस के राजा चेत सिंह को। जब राजा चेत सिंह को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनके जो सैनिक होते हैं वह वारेन हेस्टिंग्स मतलब कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो आंदोलित हो जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को जो है बनारस विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, बनारस विद्रोह या बनारस रिबेलियन। तो ये जो है ये एक संक्षिप्त कहानी है और एक्चुअली में क्या होता है कि राजा चेत सिंह को जो है हटा के बनारस की राजगद्दी से इनके जो है वो भतीजे को जो है बैठा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विथ रेफरेंस टू द टेम्पल ऑफ भीतरगांव कानपुर में, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू द टेम्पल ऑफ भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही हैं, ठीक। तो पहला ऑप्शन है दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 5th सेंचुरी एडी टू 6th सेंचुरी एडी। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ। क्या स्टेटमेंट सही है, जी हाँ।
जो कानपुर में जो जो भीतरगाह है वहां पे जो गुप्तकालीन मंदिर है उनका निर्माण जो है 5th और 6th सेंचुरी के मध्य हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा क्या है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जी हाँ, अगर हम लोग बात करें मंदिर की, ठीक है, जो मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है सबसे पहले वह गुप्त काल में ही स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो वर्णन किया गया है भीतर गांव के मंदिरों का जो कि ईंटों से बने हुए थे, ठीक, तो ये जो है यह प्राचीनतम मंदिरों में आते हैं भारत के, ठीक है। तो ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इस प्रकार स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों सही है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यह है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जो भौगोलिक संकेतक हैं उन पे आधारित यह प्रश्न है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग पर फॉर ब्लैक पॉटरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश, ठीक। तो ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां पे ब्लैक पॉटरी के लिए जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ये है निजामाबाद। क्या? निजामाबाद, ऑप्शन नंबर सी। अब हम जीआई टैग के बारे में जो है डिटेल में जानेंगे और यह लेक्चर जो है आगे जीआई टैग पे ही आधारित होगा, ठीक, कि आखिर जीआई टैग होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, भारत में किन किन उत्पादों के लिए जो प्रमुख उत्पाद हैं, ठीक है, वह किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है जिनको जीआई टैग दिया है, ये सब कुछ जानेंगे इस आगे लेक्चर में, ठीक है। तो जीआई टैग मतलब कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, पहले ये जाने, ठीक। पहले इसको जानते हैं। तो देखिए, जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जी फॉर जियोग्राफिकल, आई फॉर इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक अगर हिंदी में बात की जाए तो यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है। तो जीआई टैग क्या है? एक सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है जो किसी उत्पाद के विशिष्ट विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, यहां पे जो शब्द याद रखना है भौगोलिक जो है वो विशेष तौर से याद रखे, तो विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता को मान्यता देता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, यह टैग किसी खास क्षेत्र, ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, स्थान प्लेस हो सकता है, या राज्य से जुड़े विशेष उत्पादों जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको दिया जाता है जिनकी ख्याति और पहचान उस क्षेत्र के कारण होती है। जैसे एग्जांपल बनारस की साड़ी, ठीक। तो बनारस की जो साड़ी है वह बनारस में जो क्षेत्र है वही क्षेत्र विशेष में जो है वो बनाई जाती है और उसकी एक विशिष्ट पहचान है। यह टैग उत्पाद के उत्पत्ति स्थान, ठीक है, प्लेस आ गया, उसकी अनूठी विशेषताएं, जैसे कि बनारस की साड़ी की जो है एक स्पेशल जो है स्पेसिफिकेशन होते हैं, उसकी विशिष्टता होती है। तो अनूठी विशेषताएं और पारंपरिक निर्माण विधियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे शब्द क्या है? कानूनी सुरक्षा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे कोई चीज जो है पर्टिकुलर प्लेस पे बनाई जा रही है, उसकी पहचान को इंडिकेट करती है, उसकी बनाने की जो कला है वो वहीं के क्षेत्र विशेष के लोग ही जानते हैं, ठीक, या वही लोग जानते हैं। अगर कोई इसकी कॉपी करने की कोशिश करेगा तो वह जो है वह सजा का भुगतान करेगा, ठीक है, वह जो है सजा का पात्र होगा, ठीक है। तो जैसे कि बनारस की साड़ी है, ठीक है, तो बनारस के पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है बनाई जाती है, उसकी एक अनूठी पहचान है और उसकी जो है कारीगरी भी जो है वो विशिष्ट पहचान रखती है, ठीक। अब कोई बनारस की साड़ी के नाम पे किसी अन्य स्थान पर अगर उसको निर्मित करता है, ठीक, तो यह जो है वो कॉपी होगा और बनारसी साड़ी के नाम पर अगर बेचता है तो वह जो है कानूनन अपराध होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जीआई टैग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस को जो है हम लोग 4 पॉइंट पे बात करेंगे। एक, भौगोलिक पहचान। दूसरा, गुणवत्ता की गारंटी। तीसरा, बाजार में संरक्षण। और चौथा है निर्यात को बढ़ावा। तो भौगोलिक पहचान मतलब कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। तो जीआई टैग यह प्रमाणित करता है कि कोई उत्पाद एक विशिष्ट क्षेत्र का है और उसी क्षेत्र में उपलब्ध विशेष संसाधनों और परंपरागत कौशल के कारण उसका निर्माण हुआ है। गुणवत्ता की गारंटी, जीआई टैग वाले उत्पादों को उनके गुणवत्ता मानकों के लिए जाना जाता है। बाजार में संरक्षण, जीआई टैग
कॉपीराइट जैसा, ठीक है, कॉपीराइट जैसा काम करता है, जिसे कोई अन्य व्यक्ति या क्षेत्र उस नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। जैसे मैंने जो है बनारसी साड़ी का एग्जांपल दिया, आप जो है बनारसी साड़ी के नाम पे जो है जौनपुर में बना के जो है आप ये नहीं बेच सकते कि यह जो है वो बनारसी साड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया बाजार में संरक्षण। निर्यात को बढ़ावा, तो जीआई टैग वाले उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक होती है। तो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, हर जगह जो है इसकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से इसका जो एक्सपोर्ट है वो उसको बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, जीआई टैग का भारत में इतिहास, मतलब कि हम लोग बात करेंगे कि ये जो भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र देने की जो बात स्टार्ट होती है वो कब से स्टार्ट होती है, इसके पीछे कानून कौन सा है, ठीक है। तो भारत में जीआई टैग की प्रक्रिया 1999, ठीक है, यह वर्ष याद रखना, 1999 में बनाए गए जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है, 1999 का यह एक्ट है, उसके तहत जो जीआई टैग प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई का, चेन्नई। तो भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय, ठीक है, दार्जिलिंग चाय, और दार्जिलिंग है कहां पे, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में दिया गया था, ठीक। अब नेक्स्ट, यहां पे कुछ जो है प्रमुख जीआई टैग दिए गए हैं और वह किस राज्य से संबंधित हैं और वह किस क्षेत्र विशेष वर्ग में दिया गया है इसकी बात की गई है, ठीक है। तो एक तरफ उत्पाद का नाम है, दूसरी तरफ राज्य है, और जो तीसरा कॉलम है उसमें जो है वह वर्ग विशेष की बात की गई है, ठीक है। जैसे दार्जिलिंग चाय यह पेय पदार्थ है, यह जो है वह पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है, ठीक है। बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश बनारस से, यह जो है हस्तशिल्प के क्षेत्र में इसको दिया गया है। मधुबनी पेंटिंग बिहार, बिहार की मधुबनी पेंटिंग है, इसको कला और हस्तशिल्प, हस्तशिल्प वर्ग में जो है जीआई टैग प्रोवाइड दिया गया है। कश्मीर, कश्मीर पश्मीना ये शॉल है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का, यह वस्त्र के अंतर्गत आता है। अल्फांसो आम, यह जो है महाराष्ट्र का आम है, अल्फांसो आम, यह महाराष्ट्र का जीआई टैग है और यह कृषि के अंतर्गत आएगा, ठीक। तिरुपति लड्डू आंध्र प्रदेश, यह खाद्य पदार्थ है, ठीक। नागपुर का संतरा महाराष्ट्र का जीआई टैग है, नागपुर का विशेष तौर से, और यह कृषि से है। चंपा फूल झारखंड, और यह चंपा फूल है क्या, फूल लगा है, पुष्प है, ठीक। अब इसके अलावा हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के वे प्रोडक्ट, ठीक है, जिनको जो है जीआई टैग प्राप्त है, उसमें तिरंगी बर्फी वाराणसी का, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये भी बनारस का, थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी, क्या, थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी। बेंत और बांस ये है, ये बेंत और बांस शिल्प जो है बरेली का है। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये पिलखुआ, पिलखुआ हापुड़, पिलखुआ हापुड़ का जीआई टैग है क्या, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। तो ये जो हाल फिलहाल में जो है काफी चर्चित जीआई टैग है उत्तर प्रदेश को, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि आखिर जीआई टैग का फायदा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 4 पॉइंट में जो है हमने इसके फायदे को दर्शाया है। पहला पॉइंट क्या है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि स्थानीय जो कारीगर हैं, किसान हैं या व्यवसाय, उनको जो है इससे आर्थिक लाभ होगा, ठीक, इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। दूसरा, उत्पाद की पहचान, जीआई टैग वाले जो उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान मिलती है। तीसरा, पारंपरिक विधियों का संरक्षण, यह स्थानीय परंपराओं और कौशल को संरक्षित करने में मदद करता है। नकली उत्पादों से सुरक्षा, ठीक है, जीआई टैग वाले जो उत्पाद होते हैं उनकी कॉपी या नकल उत्पादों पर रोक लगाई जाती है। अगर कोई इसकी कॉपी करता है तो वह सजा का पात्र होता है, ठीक। अगला पॉइंट, जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, आखिर प्रोसेस क्या है, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा, आपको आवेदन करना है, जैसा कि मैंने बताया कि इसके आवेदन करने के लिए जो ऑफिस है वो चेन्नई में। तो संबंधित संगठन या समूह जीआई टैग के लिए आवेदन करता है। जांच, आवेदन की जांच की जाती है और उत्पाद की भौगोलिक विशिष्टता को स्थापित किया जाता है, ठीक, कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। प्रमाण पत्र, जांच के बाद जो है जीआई टैग का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, मतलब कि सर्टिफाई कर दिया जाए, एक सर्टिफिकेट मिलता है। और एक और चीज याद रखना है, जो जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है वह जो है केवल और केवल 10 साल के लिए जो है वैलिड होता है। कितना, 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद फिर से आपको जो है रिन्यू करना होता है, ठीक। तो जीआई टैग 10 साल के लिए वैध होता है, इसके बाद इसे रिन्यू मतलब कि नवीनीकृत करवाना पड़ता है।
जीआई टैग का महत्व क्या है? ठीक, तो जीआई टैग किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान और अधिकतक और के लिए वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है। स्थानीय संस्कृति और परंपरा को भी सुरक्षित रखता है। इसके अलावा जीआई टैग बौद्धिक संपदा अधिकारों, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी एक हिस्सा है, जो एक कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। अगर हम इंटरनेशनल एजेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा, ठीक है, डब्ल्यूटीओ का नाम याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत जो है इन सब बातों के मतलब कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनकी बात की जाती है, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो ट्रिप्स है, क्या ट्रिप्स, TRIPS, ठीक, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो ट्रिप्स आता है वह इसकी जो है वो देख रेख करता है। अगर आपसे इंडिया में पूछा जाए कि जीआई टैग को देखने के काम कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो भारत में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इस जीआई टैग को देखता है। और इंटरनेशनल स्तर पे डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो है ट्रिप्स है। क्यों? क्योंकि जो ट्रिप्स है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रेड्स होते हैं उनको ट्रिप्स ही देखता है। और जो जीआई टैग है वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आता है। इसी के साथ यह हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।